आज बिलावल भुट्टो ने अपने जलसे में कहा कि ताहिर अल-कादरी को आज फिर ज़रूरत है पाकिस्तान की, इसको यहाँ पर आना चाहिए। अफसार आलम ने फिर यूं दरगत बनाई, बिलावल भुट्टो की किनानी या करवा दी। अफसार आलम ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम से हटाने के लिए ताहिर अल-कादरी को पैसे देकर बलवाया गया। 2014 के धरने में ताहिर अल-कादरी को पैसे देकर बलवाया गया और फिर गया, मुड़कर वापस नहीं आया। अफसारा आलम ने कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ताहिर अल-कादरी मेरी बात सुने और मुझ पर हक इज्जत का दावा कर दें। मेरे पास सबूत मौजूद हैं। तो मेरी मेरी तो नेक ख्वाहिशात हैं बिलावल भुट्टो के लिए, और मैं बहुत बार इस ख्वाहिश का पब्लिकली इजहार कर चुका हूँ कि बिलावल भुट्टो लाहौर से जीते, मरीम नवाज कराची और सिंध से जीते। इसी तरह ये मुल्क आगे बढ़ेगा, इसी तरह इस मुल्क में मोहब्बतें जो हैं वो बढ़ेंगी। वरना तो हम जलाओ, गिराओ, उड़ा दो, मार दो, इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। सियासी और जमहूरी अमल तो यही होता है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कभी कभी जब मैं लोगों की ख्वाहिशात देखता हूँ, सियासतदानों से और जमहूरियत पसंदों से। मुझे लगता है शायद किसी पैगंबर का नाउज़ुबिल्लाह इलेक्शन हो रहा है या किसी दानश्वर का चुनाव हो रहा है। सियासत है, ये गवर्नेंस के काम है। इसी तरह के लोग होंगे। दानश्वर जो हैं वो सियासत में नहीं आते, सियासतदान दानश्वर नहीं होते। हमने डे टू डे अपने मामला चलाने के लिए हमें सीईओ चाहिए, उसकी सिलेक्शन करनी है। वो जो बेहतर डिलीवर कर सकता है वो आए, जो नहीं बेहतर डिलीवर कर सकता वो ना आए। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने शुरू में बात की है ना, ताहिर कादरी वाला, वो फैक्टर बड़ा दिलचस्प है। इसके बावजूद कि मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा अपने कदम जमाएं, लेकिन बिलावल भुट्टो की जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और मेरी ख्वाहिश है, दुआ है कि बिलावल भुट्टो इन कॉन्ट्राडिक्शन से अपनी जान अभी छुड़ा लें तो अच्छा है। वो जब बुजुर्गों को ताना देते हैं ना कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हमें 80 और 90 की सियासत की तरफ धकेल रहे हैं, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए। और फिर जब वो दूसरी दफ़ा ये कहते हैं कि जो 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उन्हें सियासत से रिटायर हो जाना चाहिए, तो फिर उन्हें कम से कम कोई नई चीज़ के, किसी नई चीज़ के साथ सामने आना चाहिए। उन्हें इन्हीं पुराने घिसे पुटे 85 साल बापों को, जो यहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं और बाहर जाके सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं अच्छे जमहूरी माहौल में, और हमें सिखाते हैं कि आमरीत के कितने फ़ायदे हैं, कितनी नेमत है आमरीत में ज़िंदा रहना, खुद रहेंगे जमहूरी माशरे में। ऐसे लोगों को बार बार इनके मुर्दों को उखाड़ के हमारे सामने खड़ा करते हैं ना, तो मेरे जैसा सीनियर सिटीजन इस बात को, इस कॉन्ट्राडिक्शन को बिलावल भुट्टो की एक्सेप्ट नहीं कर पाता। नई जनरेशन कैसे करेगी जिसकी पैदाइश ही 2000 में हुई है और उनकी अभी उम्र 23-24 साल हुई है। अब आप 99 का भी जिक्र हुआ, 2014 का भी जिक्र हुआ, अब 2024 है। इसमें से एक बड़ा अहम साल हम भूल जाते हैं। उस वक्त बिलावल भुट्टो, शायद उनकी उम्र कम होगी, 2012 भी आया था जब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी। बिलावल भुट्टो साहब को चेयरपर्सन थे उस हुकूमत में, और उस वक्त सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट ने गेम की, धरनों की आगाज किया, तो ताहिरुल कादरी को पैसे देके इंपोर्ट किया गया। मैं ये बात ऑन एयर जाने दें, और ताहिरुल कादरी को मुझ पर मुकदमा कर दें हद के इज्जत का अगर मैं गलत कह रहा हूं। पैसे दे के लाया गया, धरना दिलवाया गया ब्लो एरिया में, इस्लामाबाद में, और जिसपे यूसुफ रजा गिलानी इनके वजीर आजम थे, उनका सर लेके ताहिरुल कादरी वापस गया, साथ अपनी गुराई भी ले गया। सूतर मंडी फैसलाबाद में जैसे गुराइयां शाम को करते हैं, तो अपने पैसे लेके वो साहब चले गए। फिर दोबारा आए दूसरी गुराई के लिए 2014 में, वो पैसे लेके भी चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। तो बिलावल भुट्टो सब ये चाह रहे हैं कि जो 20-20, 23-23, 24-24 साल के नौजवान हैं, उन पे एक 85 साल बाबे को उनको मुसल्लत कर दें, जो यहां से पैसे समेट के बाहर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, और लोग बेवकूफ बने हुए हैं। वो करेक्शन कर ले मुख्तार साहब, राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम थे जब ये आए हैं दिसंबर 12 और जनवरी 13 में। नहीं 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 नहीं, आप करेक्शन कर लें आयशा बख्श साहिबा, आप करेक्शन करें आज अपनी। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, सुप्रीम कोर्ट ने वही जजेस जिनको साथ मिला के एस्टेब्लिशमेंट और इस तरह के मुल्ला और दूसरों को साथ मिला के इस मुल्क में जमहूरियत पे शबखून मारते हैं, उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे। उनको सुप्रीम कोर्ट ने हद के इज्जत ना एक मिनट तौहीन अदालत पे उनको बर्खास्त किया था, जिसपे इन्होंने कहा था मुबारक हो मुबारक हो। यूसुफ रजा गिलानी को सेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद राजा परवेज अशरफ आए थे जो 10-11 महीने रह गए। ठीक है जी, मैं आपकी तरफ आऊं शहजाद साहब। जो गुफ्तगू हुई, एक बात हुई कि हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो जैसे बेहतर सीईओ की जरूरत है कि अच्छी सीवी दें आवाम के सामने कि मैं एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूं, आपको डिलीवर करूंगा, मगर हमारे सियासतदान भी निकलते हैं तो इंतकाम और नफरत की बात करते हैं। जिस तरीके से पैगाम पॉलिटिकल पहुंचाया जा रहा है, बिलावल भुट्टो ने लाहौर में खड़े होकर कल पूरी कोशिश की कि मैं जो कुछ अचीव कर सकता हूं। आपके ख्याल में राइट डायरेक्शन में राइट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं?
नहीं, राइट डायरेक्शन तो हो सकता है, राइट स्टेटमेंट्स नहीं है, क्योंकि उसके लिए हकीकत का सामना करना लाजमी है। जहां इनके वालिद जरदारी साहब अपने 2008 से लेकर 13 के टेन्योर में फेल किए गवर्नेंस के अंदर और खौफ की सियासत के साथ, वो खौफजदा उनका वो टेन्योर था। सदर थे लेकिन बहुत खौफजदा तरीके से वो ना गवर्नेंस हुई उस जमाने में, ना कुछ उनसे काम हुआ, ना पीपल्स पार्टी अपना इम्पैक्ट कर पाई, बावजूद इसके कि वो बेनजीर भुट्टो की शहादत के ऊपर वोट लेके आई थी, उस सिंपैथी के साथ वोट लेके आई थी। लेकिन अब बिलावल भुट्टो उसमें से रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा टाइम गुजर गया, इस दौरान पंजाब पीएमएलएन का तो था ही था, पीटीआई का भी हो गया। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्पेस छोड़ी, वहां पर पाकिस्तान पीटीआई आ गई, और पीटीआई और पीएमएलएन आज आपको वहां पर हावी नजर आते हैं। इस हद तक हावी हैं कि पीएमएलएन एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से, इदाराती तरीके से अपने स्ट्रक्चर्स के थ्रू कायम है, या इलेक्टेबल्स के थ्रू कायम है, और पीटीआई एक सेंटिमेंट के थ्रू कायम है। यानी ये दो चीजें अगर आप सियासत से निकाल दें तो किसी की कोई जगह रहती नहीं है। अब दो चीजों का मैंने जिक्र किया, सेंटिमेंट और स्ट्रक्चर्स। अच्छा, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी इंतजामी किस्म के आपके जो ऑफिसेज होते हैं, लोग होते हैं, जो आपके जिम्मेदारान हैं, जो तंजीम जो होती है आपकी। पीपल्स पार्टी वो तंजीम खो बैठी। सेंटिमेंट आपका वैसे ही खदावा हो गया बेनजीर भुट्टो के जाने के बाद। आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं उभरा जो कि पंजाब के अंदर अपना सेंटिमेंट लेके आगे चल सकता। भुट्टो सेंटिमेंट के साथ लाहौर में काबिज हुआ, लाहौर के ऊपर आके उसने अपना 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 सेंटिमेंट जमाया वहां पे। इस तरीके से पाकिस्तान और भुट्टो और लाहौर जो है वो भुट्टो का हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये है, आज बिलावल भुट्टो के पास ना सेंटिमेंट है ना स्ट्रक्चर्स है। तो कहने की बात क्या है, कैसे कामयाब हो सकता है? अगर वो स्ट्रक्चर्स को चेंज करे। स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेगा? आइडियोलॉजी की बात तो करता है, लेकिन आइडियोलॉजी को तब्दील नहीं कर पाया, रिवायती सियासत के तरीके पे ही लड़ रहा है। तो ये रिवायती सियासत जिस तरीके से बना दी गई है, उसमें पीएमएलएन या पीटीआई ही निकलेगी, सिंध से पीपीपी ही निकलेगी, जेयूआईएफ या वो उधर से बलूचिस्तान से वही चीजें निकलेंगी जो आज तक निकलते रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको तब्दीलियां करनी है तो स्ट्रक्चर्स में तब्दीलियां कीजिए, और अगर कोई आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है आपके दिमाग में, तो आइडियोलॉजी सेंटिमेंट की शक्ल में लेके आइए, ताकि आप लोगों के ऊपर उनकी सोचों पे हावी हो सकें और अपनी जगह बना सकें। तो ये बहुत बड़ा मैदान है। अभी बिलावल भुट्टो, मैं एग्री नहीं करता, उसको बहुत कुछ तब्दील करना है अपनी सोच के बारे में, अपनी पॉलिटिक्स के बारे में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर और उसके पर्पस के बारे में। तब जाके वो शायद पंजाब के अंदर उस किस्म की इनग्रेस कर सके जिस तरह की वो चाह रहा है। तो ये वजूहात मुझे नजर आती हैं। बाकी वो कर क्यों रहा है और क्या करे? ज़ाब्ते की कार्रवाई है, वो ज़ाब्ते की कार्रवाई कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं उन लोगों को कि यार अच्छा है तो मैं NA 127 से खड़ा हुआ हूं, तो देखो यार तुम लोग ही मुझे वोट दे दो ताकि मेरी इज्जत बची रहे। तो वो इज्जत बचाने के चक्कर में बाकी पंजाब तो उसके पास इस वक्त नहीं जा सकता, ना जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ी तब्दीली जाने जा रही है। लेकिन